वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल एंड दिस इज विलेनिस रिबॉर्न फॉर रिवेंज स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जल्दी से जल्दी नया चैप्टर अपलोड कर सके। चैप्टर 113 आशी खतरे में। धीरज आशी को उसके घर छोड़ने चला गया था, जिसे देख अरमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मानेगा नहीं, ये बात अलग है। वैसे तो अरमान ने आशी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वेद जी का ये कहना कि आखिर वो किस हक से उसे रोक रहा है, उसका मुंह बंद करवा गया। मान क्यों नहीं लेते, पहली नजर की मोहब्बत हो चुकी है तुम्हें। अरमान को बाहर की ओर देखता देख वेद जी ने कहा, आप बकवास करना बंद करेंगे? अरमान ने गुस्से में उनकी ओर पलटकर कहा, ठीक है, नहीं बोलता। लेकिन तुम बाहर की ओर क्यों देख रहे हो? वेद जी ने हंसते हुए कहा, जिसके जवाब में अरमान कुछ नहीं बोला, बस उन्हें घूरता रहा। ठीक है, मत बताओ, वेद जी ने अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहा। वैसे वो लड़का था कौन? अरमान ने तिरछी नजरों से वेद जी से पूछा। वो धीरज था, मेरा बेटा, मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया। और आपकी वाइफ? अरमान ने शांति से पूछा। वो अपने घर यानी दूसरे गांव गई हुई है, वेद जी ने जवाब दिया। वैसे ये गांव इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? अरमान ने सीरियस टोन में पूछा। यहाँ सभी नीची जाति के लोग रहते हैं। बाहर शहर की दुनिया में हम जैसे लोगों को इंसान नहीं समझा जाता, इसलिए हम लोगों ने अपना अलग गांव बसा रखा है, वेद जी ने उदासी से कहा। लोगों का खर्चा कैसे चलता है? अरमान ने दोबारा सवाल किया। कोई कूड़ा साफ करके तो कोई दूसरों के घरों के बर्तन मांजकर अपने घर का पालन पोषण करता है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, जिन्हें हम लोगों की स्थिति के बारे में पता है, तो वो लोग हमें राशन, पानी और जरूरी चीजों की मदद कर देते हैं। उनकी मदद करने वाले लोगों की सराहना करते हुए वेद जी ने कहा। अरमान काफी सरप्राइज हुआ था उनकी बात को सुनकर। उसे नहीं पता था कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अगर उसकी कार का एक्सीडेंट न हुआ होता तो वो आज भी इन सभी बातों से अनजान रहता। आशी के घर में कौन कौन है? अनायास ही अरमान ने आशी के परिवार के बारे में सवाल कर लिया। तुम्हें क्यों जानना है? वेद जी ने दोबारा मस्करी करते हुए पूछा, जिसका जवाब तो अरमान के पास नहीं था, बस अपने सीरियस लुक के साथ उन्हें घूरने लगा। अरमान की ऐसी घूरती नजरों को देख उन्होंने बोलना शुरू किया। वो आशी अनाथ है। वैसे तो उस बच्ची का कहने को एक सगा बाप है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं समझता। साथ ही उसकी मासी जो उसकी सौतेली माँ भी है, वो बहुत बुरी है। आशी की जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। वो अपनी सौतेली माँ के इशारों पर ही चल सकती है। हमारे गांव में ऐसा कोई घर नहीं जो आशी को प्यार ना करता हो। वो हंसती खेलती चहकती हुई चिड़िया है, जो किसी भी रोते हुए इंसान को हंसा दे। लेकिन हम किसी लायक नहीं। हंसी तो दूर की बात है, उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान भी नहीं ला सकते। मैं तुम्हें बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई जज्बात है उसके लिए तो स्वीकार कर लो। क्योंकि अभी वेद जी आगे कुछ बता पाते उससे पहले ही एक लड़का हाफता हुआ उनकी कुटिया के बाहर खड़े होकर चिल्लाया, वेद जी जल्दी चलिए, आशी खतरे में है। बस इतना सुनना था कि वेद जी और अरमान सीधा बाहर की ओर भागे। अरमान नहीं जानता था कि क्यों आशी का नाम सुन ही वो खुद को नहीं रोक पाया। वो बस उस लड़के की बात सुन आशी के पास जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करने लगा। रॉय मेंशन। रात का समय। डाइनिंग रूम। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का आनंद ले रहे थे, लेकिन 3 लोगों के तो हलक से खाना बड़ी मुश्किल से उतर पा रहा था। पहला तो था आहान। अर्णव खाना खाते हुए सभी के एक्सप्रेशन देख रहा था।
ये सोच कि कहीं शानवी या शस्त्र ने घर में किसी को कुछ बता तो नहीं दिया, लेकिन सबके इतने नॉर्मल एक्सप्रेशन देख उसे राहत भी महसूस हो रही थी। दूसरी थी मिसेज रॉय। उनके दिमाग में तो बस इतना चल रहा था कि कब सुबह होगी और अपने नापाक इरादे को अंजाम दे पाएंगे, कब वो शानवी को चोट पहुंचा पाएंगे, कब अपने पुराने जुर्म को छुपाने के लिए कोई नया जुर्म करेंगी। तीसरी और आखिरी सदस्य थी मिसेस कपूर। इन बेचारी का दुख बाकी दोनों से ज्यादा था। एक तो वो पहले ही वीडियो को देखने के बाद काफी परेशान और डर गई थी। सुकून की सांस भी नहीं ले पाई थी कि उससे पहले ही दोबारा वही वीडियो किसी अलग आईडी से उनके पास आ गई। ऐसे ही 20 से 25 बार वही सेम वीडियो उनके पास आ गई, अलग अलग आईडी से। खौफ तो वो ये सोचकर हो रही थी कि ये वीडियो किसी एक इंसान के पास है या ऐसे ही अलग अलग लोगों के पास। अब इन बेचारी को कौन बताए? ये सब शानवी की करामात थी। शानवी ने उस एक वीडियो को अलग अलग 25 अकाउंट में डाल दिया था, जिसके बाद एक टाइमर भी कुछ घंटे या मिनटों के बाद अलग अलग आईडी या नंबर से वही सेम वीडियो उनके पास पहुंचने लगी थी। वहां किसी के कुछ कहने की नहीं, बस घड़ी की टिक टिक और चम्मच की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हीं आवाजों के बीच दुष्यंत जी ने सुरेखा जी से पूछा, अरमान कहाँ है आज? खाना खाते हुए दुष्यंत जी ने कहा। सुरेखा डॉट। एक बार रिस्पॉन्स न मिलने पर दुष्यंत जी ने दोबारा आवाज दी। दीदी डॉट। 2 बार दुष्यंत जी के आवाज देने के बाद भी सुरेखा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद स्वर्णा जी ने भी उनका नाम पुकारा। ताई जी। अर्णव जो उनके बगल में ही बैठा था, उसने उन्हें हिलाकर आवाज दी, जिसके बाद वो नींद से जागते हुए बोली, हाँ, कहाँ खो गई हो बहू? कितनी आवाजें दे रही हैं, तुम सुन ही नहीं रहे? दुष्यंत जी ने सुरेखा जी के चेहरे पर नजरें टिकाए पूछा। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वैसे आप क्या पूछ रहे थे? हल्का मुस्कुराकर दुष्यंत जी से सुरेखा जी ने पलट सवाल किया। वो मैं पूछ रहा हूँ, अरमान कहाँ है? इतनी लेट हो चुकी है और वो अभी तक घर नहीं आया। दुष्यंत जी ने सामने लगी वॉल क्लॉक को देखकर कहा। वो पापा, आप तो जानते ही हैं उसे अपनी मर्जी का मालिक है। और जब मेरी उससे बात हुई थी तब उसने बताया था कि वो किसी मीटिंग में जाएगा, तो आने में देर हो जाएगी। शांति से मिसेज रॉय ने जवाब दिया। किस खतरे में है आशी? क्या अभिमान अपने जज्बात समझ पाएगा? क्या वो आशी को स्वीकार कर पाएगा? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज विद स्टोरी की दुनिया चैनल। चैप्टर 114, आशी पर जुल्म, रिश्ता पक्का। अरमान वेद जी से बातें कर ही रहा था कि इतने में एक लड़का वहां भागते हुए आया, जिसने बताया कि आशी किसी खतरे में है। ये बात सुन अरमान और वेद जी बिना समय बर्बाद किया तुरंत बाहर की ओर भागे। कुछ ही देर में वो दोनों वहां पहुंच गए, जहां एक औरत आशी को डंडे से मार रही थी और धीरज उसे बचाने के लिए चिल्ला रहा था। धीरज को भी 2 आदमियों ने पकड़ लिया था। कहाँ थी तू कल मुही? मना किया था ना, कहीं नहीं जाएगी। वो औरत लगातार आशी पर डंडे बरसाते हुए बोली। आशी चुपचाप बस मार सह रही थी, आंखों से आंसू बहने से रोक रही थी। आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। आशी और उस औरत के इर्द गिर्द लोगों ने घेरा बना रखा था। वो खड़े हुए ये सब देख रहे थे। वहां मौजूद लोगों के दिल में आशी को देख तरस आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। आशी पर इल्जाम लगाती उस औरत के बारे में सारा गांव जानता था। इन्हीं के साथ गांव वालों के आगे भी कुछ आदमी खड़े थे, जिनके हाथ में बंदूक थी। आशी को ऐसी पिटते देख अरमान का तो खून ही फूक गया। वो गुस्से में आगे बढ़ने को हुआ,
कि इतने में वेद जी ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया। हाथ छोड़िए मेरा। दिख नहीं रहा आपको डोट वो कैसे मार रही है उसे? गुस्से में दहकते हुए अरमान बोला। उसकी नजरें अब भी आशी पर ही थी, जो खामोशी से बस पीटे जा रही थी। तुम वहां मत जाओ, बात बिगड़ जाएगी। मैं संभालता हूँ। वेद जी ने अरमान का हाथ पकड़े ही धीमी आवाज में कहा। लेकिन वो गुस्से में दोबारा आगे कुछ बोलने को हुआ कि वेद जी उसकी बात काट कर बोले। ये शहर नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। तुम यहीं रुको। मैं उन्हें रोकता हूँ। वेद जी ने विनती भरी नजरों से उसे देखकर कहा, जिसके बाद अरमान कुछ नहीं बोला, बस अपने दांत भींचे अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। ये क्या कर रही हो सपना? वेद जी आगे की ओर बढ़ा थोड़ी तेज आवाज में बोले। आप बीच में मत बोलिए वेद जी। इस लड़की को मना किया था, फिर भी घर से बाहर गई और न जाने किन किन के साथ फिर रही थी। वो औरत आशी पर डंडे बरसाते हुए बोली। दूर हटो सपना। वेद जी आगे बढ़ आशी के सामने खड़े होकर थोड़ा गुस्से में बोले, जिसके बाद वो औरत अपना हाथ रोक ली। ए वेद, तेरी इज्जत करते हैं सब, इसलिए बचा हुआ है। बीच में मत आ। आज इस कम को सजा मिलने दे। इसे मना किया गया है, फिर भी पूरे गांव में फिरती रहती है, गांव के लड़कों को रिझाने के लिए। आज हड्डियां टूट जाएंगी, तब समझ आएगी इसी। एक 35-50 साल का आदमी आगे आते हुए बोला। अरमान ने उस आदमी के मुंह से ऐसी बात सुन अपनी मुट्ठी भींच ली। वो आदमी काले रंग का, जिसका पेट काफी बाहर निकला हुआ था, गाल के एक ओर कट, जो दिखने में थोड़ा डरावना था। कुल मिलाकर वो आदमी भद्दा और डरावना था। बादल, ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल मत करो। वेद जी गुस्से में उस आदमी की ओर पलट कर बोले। देखिए वेद जी, ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में मत बोलिए। इस लड़की ने सारे गांव में हमारे बेइज्जती करवा दी है। जब इसका रिश्ता बादल के साथ हो चुका है, कुछ दिन में शादी है, उसके बाद भी ये ऐसे आवारागर्दी कर रही है, लड़कों को रिझाने की कोशिश कर रही है, न जाने कहां कहां मुंह काला करवा रही है। उस औरत ने गुस्से में कहा। बस करो सपना, वो कोई आवारागर्दी नहीं कर रही थी। मैंने अपने काम से बुलवाया था, बस इसलिए उसे देर हुई। वेद जी गुस्से में उस औरत को देखकर बोले, और फिर वापस पलट उन आदमियों से कहा जो धीरज को पकड़े हुए थे, छोड़ो उसका हाथ। जिसके बाद उन आदमियों ने धीरज का हाथ छोड़ दिया और धीरज आगे बढ़ आशी की ओर जाता कि वेद जी ने उसे अपनी आंखें दिखाकर रोक दिया। क्या ये आपके यहाँ थी? वो औरत अजीब तरह से मुंह को बनाते हुए बोली। हाँ, इसलिए मैंने धीरज को भेजा था, आशी को छोड़ने की वजह से। वेद जी ने गुस्से से कहा। अरे डॉट, पहले बताना था न बुढ़ाऊं। खामखा मेरी नाजुक काली को पिटवा दिया। वही भद्दा सा दिखने वाला आदमी काफी गंदे लहजे में बोला। फिर काफी बुरी हंसी हंसने लगा। बस करो बादल। वेद जी गुस्से से ही उस आदमी को देखकर बोले और फिर धीरज को देख बोले। धीरज, आशी को कुटिया पर ले चलो। अरमान खड़े हुए ये सब बस देख रहा था। सपना की बातें, बादल की हरकत, उसका खून कितना फूका रही थी, ये बात वही जानता था। अगर उसे वेद जी ने न रोका होता तो वो पक्का अब तक इन दो लोगों के नाम की चिता जला चुका होता। इसे कहाँ ले जा रहे हैं? सपना जल्दी से आगे आकर बोली। सपना की बात सुन वेद जी गुस्से में उसकी ओर देखकर बोले। हालत दिख रही है उसकी, शरीर से खून किसी पानी की तरह बह रहा है। अगर ऐसे ही खून बहता रहा तो ये मर जाएगी। जिसे सुन वो अपना मुंह बंद कर ली।
वही धीरज वेद जी की बात मान आशी को पकड़ उसे वेद जी की कुटिया की ओर बढ़ गया। इतनी मार की वजह से आशी के सिर से खून किसी पानी की तरह बहते हुए उसके चेहरे से गले तक जा रहा था। हाथों से भी खून बह रहा था। दर्द और अकराहट की वजह से आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो बहने से रोके हुई थी। सर के भारी होने की वजह से सही से आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। जैसे तैसे वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। अरमान आशी की ऐसे हालात देख उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने को हुआ, लेकिन दूर खड़े वेद जी ने इशारा से मना कर दिया और वापस मुड़ने का इशारा कर दिया, जिसके बाद वो भी साइड से आगे बढ़ गया। इतनी देर के किसी का भी ध्यान अरमान पर नहीं गया था। क्या अरमान अपने जज्बात समझ पाएगा? क्या वो आशी को स्वीकार कर पाएगा? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी। चैप्टर 115, प्यार, इश्क और मोहब्बत। धीरज वेद जी की बात मान आशी को पकड़ उसे वेद जी की कुटिया की ओर बढ़ गया। इतनी मार की वजह से आशी के सिर से खून किसी पानी की तरह बहते हुए उसके चेहरे से गले तक जा रहा था। हाथों से भी खून बह रहा था। दर्द और अकराहट की वजह से आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो बहने से रोके हुई थी। सर के भारी होने की वजह से सही से आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। जैसे तैसे वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। अरमान आशी की ऐसे हालात देख उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने को हुआ, लेकिन दूर खड़े वेद जी ने इशारा से मना कर दिया और वापस मुड़ने का इशारा कर दिया, जिसके बाद वो भी साइड से आगे बढ़ गया। इतनी देर के किसी का भी ध्यान अरमान पर नहीं गया था। वेद जी ने आशी को उस औरत की मार से बचा दिया था और धीरज से कहकर आशी को अपनी कुटिया पर ले जाने को कहा। साथ ही पीछे पीछे अरमान और उसके पीछे वेद जी भी चले गए। चारों लोग कुटिया पर पहुंच गए थे। अब आशी का सब्र जवाब दे गया था। वो हल्की हल्की झपकती आंखें बंद हो गई। दूसरी तरफ से सिर्फ धीरज ने पकड़ा हुआ था। अचानक ही आशी का शरीर एक और झुक गया। वो गिरती उससे पहले ही जल्दी से आगे बढ़ अरमान ने आशी को संभाल लिया। हे वेक अप! अरमान आशी के गालों को थपथपाते हुए बोला। अंदर लेकर चलो। वेद जी अंदर की ओर बढ़ते हुए बोले। अरमान ने आशी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अंदर ले आया। वहां एक चरपाई थी, जहां अरमान ने आशी को बड़े ध्यान से लेटा दिया। धीरज, आशी का खून साफ कर, मैं लेप बनाता हूँ। वेद जी कुछ जड़ी बूटियों को निकालते हुए बोले। जी बाबा। इतना बोल धीरज एक कटोरे में पानी साथ ही एक साफ कपड़ा लेकर आशी की ओर बढ़ा, लेकिन उसके हाथ से पानी से भरा कटोरा और वो कपड़ा अरमान ने ले लिया। मैं कर देता हूँ, तुम उनकी मदद कर दो, सपाट लहजे में अरमान ने कहा और आशी के पास ही जमीन पर पंजे के बल में बैठ गया। क्या कभी किसी के सोचा होगा कि मुंबई पर राज करने वाला इतना बड़ा बिजनेसमैन यूं किसी की चोट को साफ करने के लिए जमीन पर बैठ जाएगा? लेकिन आज अरमान ऐसा कर गया था। उसे नहीं पता चला क्यों उसने धीरज को रोका, क्यों वो ऐसे बैठ गया। उसे सिर्फ इतना पता था कि अपने सामने वो किसी और को आशी को छूने नहीं दे सकता था। अरमान बड़े आराम से कपड़े को गीला कर एक्स्ट्रा पानी निचोड़ आशी के बहते खून को साफ कर रहा था। कटोरे का वो नीला साफ पानी अब बिल्कुल खूनी लाल हो चुका था। इसी के साथ आशी का बहता खून भी रुक गया था। इस वक्त अरमान का खून इतना जल रहा था कि अगर वो औरत सपना और वो आदमी बादल यहाँ होते तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता तो वो वहां भी नहीं। बस वेद जी की वजह से उसने खुद को रोक लिया था। बेटा, अब तुम हटो। वेद जी अपने हाथ में तैयार की हुई लेप का कटोरा पकड़े हुए बोले। उनकी बात सुनते ही अरमान अपनी आंखें छोटी कर उन्हें देख पूछा, क्यों? वेद जी अरमान के दिल में चल रहे भूचाल को समझ रहे थे।
लेकिन उन्होंने इस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं समझा। बस हल्का मुस्कुरा कर बोले, ये लेप लगाना है, बाहरी जख्म जल्द भर जाएंगे, मैं लगा देता हूँ। अरमान ने उनके हाथ से उस कटोरे को लेकर कहा, तुम्हें क्यों करना है सब? न तो तुम डॉक्टर हो, नहीं कोई वेद, तुम्हें क्या पता लेप कैसे लगाते हैं? धीरज आगे आकर हल्के गुस्से से बोला। धीरज को अरमान का ये बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। वो अचानक ही किसी पजेसिव हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा था, जो अपनी वाइफ के आसपास किसी गैर आदमी को भटकने नहीं देते। धीरज करने दो, मैं बता देता हूँ। एक तरफ धीरज गुस्से में था तो दूसरी ओर अरमान का गुस्सा चरम सीमा के पार जा रहा था। दोनों की शक्लें देख ही वेद जी समझ गए थे कि अगर वो उन्हें खुद नहीं टोकेंगे तो अभी दोनों के बीच कहीं झड़प न हो जाए, जिसकी वजह से उन्होंने अरमान की साइड लेकर धीरज को समझाया। इसके बाद वेद जी जैसे जैसे अरमान को बताते गए वो वैसे वैसे ही आशी के जख्मों पर लेप लगाता रहा। मैं जा रहा हूँ बाबा। इतनी देर से वहां खड़े धीरज ने कहा। क्या टाइम हो गया? वेद जी उसकी ओर पलटकर पूछा। हम सुबह मिलता हूँ आपसे, धीरज ने कह फिर उनके पैर छूकर वहां से चला गया। मेरा बेटा शहर में काम करता है, उसकी रात की ड्यूटी लगती है। अरमान को अपनी ओर सवालिया नजरों से देखते पाकर वेद जी ने जवाब दिया। जब ये बात समझ गए हैं तो और बात भी समझ जाइए। अरमान खड़ा होकर बोला, ये दो। उन्होंने अरमान के हाथ से उस कटोरे को लेकर कहा। आशी की अपनी माँ नहीं है, नहीं उसका बाप इसे कुछ समझता है। पैसे की खातिर इसकी सौतेली माँ और सगे बाप ने मिलकर आशी का रिश्ता इसकी उम्र के 2 गुना आदमी से करवा दिया, जो इंसान नहीं जानवर है, शैतान है, जिसके लिए सिर्फ लड़कियों के जिस्म खेलने की चीज है और लड़कियां पैरों की जूती। आशी की उम्र अभी 19 साल भी नहीं है। मैंने उसे बचपन से अब तक देखा है, जहां इसे सिर्फ जिल्लत, दर्द, इल्जाम ही मिले हैं। वो जड़ी बूटियों को इधर उधर रखते हुए बिना अरमान की ओर देखे बोले। अरमान तो ऐसी बात सुन दोबारा गुस्से से दहक उठा। उसने एक नजर बेहोश पड़ी आशी की ओर देखा, फिर वेद जी से गुस्से भरी आवाज में पूछा, क्या आप कुछ नहीं कर सके? इतने सारे लोग होकर एक लड़की को ऐसे लोगों से नहीं बचा पाए? उसकी नजर अब भी आशी के पीले पड़े चेहरे पर थी। अरमान की बात सुन वेद जी उसकी ओर पलटकर दुखी आवाज में बोले, इस गांव में बादल का परिवार ज्यादा ताकतवर है, कोई उससे उलझने की कोशिश नहीं कर सकता, वरना वो लोग किसी को चैन से नहीं रहने देंगे। क्योंकि एक यही गांव है जो हमारा है। शहर में हम जैसे लोगों का कुछ नहीं होता। तो आप समझा तो सकते हैं, अभी जैसे बचा कर लाए वैसे ही एक बार स्टैंड तो ले सकते थे। आशी से नजर हटा वेजी की ओर देखा। वो दोबारा बोला, तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? इस गांव में सिर्फ और सिर्फ बादल और उसके परिवार का दबदबा है। जब आशी का रिश्ता उससे जोड़ा जा रहा था मैंने मना किया था, लेकिन इसके बदले मेरे ही बेटे को बंदी बनाकर मारा था, जिसके बाद मुझे आशी ने अपनी कसम देकर रोक दिया। और वैसे भी सपना और आशी का बाप पैसों की खातिर सारी हदें पार कर सकते हैं। मेरे कुछ कहने के बाद भी वो मेरी नहीं सुनते। इस गांव में लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरी बात सुन भी लेते हैं, लेकिन बादल के लिए सिर्फ वो बड़ा है। क्योंकि पूरे गांव में मैं अकेला वेद हूँ, इसलिए कभी कभी मेरी बात मान ली जाती है, मेरे हाथ भी कुछ नहीं बचता है। वेद जी उदासी भरे लहजे में बोले, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार फिर आशी की ओर देख गुस्से में अरमान बोला, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वेद जी ने पूछा। जिनकी बात सुन अरमान आशी से अपनी नजर हटा वेद जी को देखने लगा। उसके पास अब भी कोई जवाब नहीं थी, जिसे चुप देख वेद जी बोले, देखो बेटा मैं तुम्हें कुछ देर पहले भी समझा रहा था, अब भी बता रहा हूँ, अगर दिल में लो जली है इश्क की तो उसके बुझने से पहले अपने इश्क को अपना लो। अगर तुम अपने जज्बातों से मुंह मोड़ लोगे तो आशी को हमेशा के लिए खो दोगे, क्योंकि इसकी शादी उस बादल से कल हो सकती है। तुम इन लोगों को नहीं रोक पाओगे, लेकिन अगर आशी को अपनाना चाहते हो तो इसे ले जाओ। बड़ी सरलता से वेद जी ने सारी बात कह दी थी। क्या ये इतना आसान है? आप कुछ घंटे पहले मिले इंसान को ये कह रहे हो
कि वो आपके गांव की लड़की को ले जाए, वो भी तब जब वो इंसान अपने जज्बातों को नहीं समझ पा रहा, जिसे आप नहीं जानते। आप ऐसे कैसे किसी को भी ये बात कह सकते हो? ऐसे कैसे आशी को किसी लड़के को सौंप सकते हो? अरमान उनकी बात सुन हैरानी और हल्के गुस्से से बोला, जिसकी बात सुन वेद जी मुस्कुराकर बोले, मैंने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजारी है। जितनी मेरी उम्र नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा लोगों से मैं मिला हूँ। किसी इंसान का रवैया देख मैं बता सकता हूँ कि वो इंसान कैसे बर्ताव का होगा। दूसरी बात, मैं ऐसे ही किसी को आशी को नहीं सौंप रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी आंखें चीख चीख के बता रही है कि तुम्हें आशी से इश्क हो गया है। भले अभी तुम समझ नहीं पा रहे, लेकिन यकीन मानो जब समझ जाओगे तब तुम खुद आशी को अकेले भी नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी आंखों में दिखता प्यार देख मैं बता सकता हूँ कि तुम आशी को वो सारी खुशियां दोगे जो उसे नहीं मिल पाई। इतना बोल वो कुछ देर रुके और फिर आगे मुस्कुराकर बोले, भले ही तुमसे मैं कुछ घंटों पहले मिले हो, लेकिन तुम्हारी बातें और बर्ताव किसी का दिल कभी नहीं दुख सकती, ये मैं समझता हूँ। फिर उदासी से आगे बोले, आशी वो नादान पंछी है जो आसमान सिर्फ देख सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। उसकी जिंदगी में उसने क्या क्या झेला है, ये मैं भी सही से नहीं बता सकता। यहाँ के लोग आशी के दर्द को नहीं जानते, क्योंकि उसने जो सहा है वो एक बंद घर में सहा है और सहती आ रही है। इतना बोल वेद जी चुप हो गए। वही अरमान किसी सोच के गुम। मैं कुछ देर में आया, वेद जी वहां से बाहर जाते हुए बोले। उनके जाते ही अरमान एक बार फिर आशी की ओर देखने लगा। इस वक्त वहां वो दोनों ही अकेले मौजूद थे। अरमान की नजरें तो आशी के पीले पड़े चेहरे से हट ही नहीं रही थी। बार बार वेद जी की बातें उसे परेशान करने लगी थी। वो इस बात को नहीं नकार सकता था कि आशी को देख कुछ तो एहसास हो रहा था उसे। जब से उसने आशी को देखा तब से दिमाग में सिर्फ आशी का ही चेहरा घूम रहा था। आशी का दर्द उसे महसूस हो रहा था। यही सारी बातें दिमाग में चल रही थी कि तभी उसकी आंखों के सामने शानवी का चेहरा आ गया। शानवी का चेहरा ध्यान आते ही उसे वेद जी की कही बात भी ध्यान आई कि को कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। क्या सच में? खुद से मन ही मन उसने सवाल किया, लेकिन वो ज्यादा देर तक इस सवाल पर कायम न रह सका, क्योंकि उसके जहन में आशी का मासूम चेहरा जो घूम रहा था, साथ ही वेद जी की बातें। क्या सोच रहे हो? कुटिया में वापस आकर वेद जी ने उसे सोच में डूबे देख पूछा। क्या सच में एक नजर में किसी को प्यार हो सकता है? बेध्यानी में ही अरमान ने सवाल किया, जिसका सवाल सुन वेद जी मुस्कुरा दिया और बोले, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन इश्क मोहब्बत जरूर हो सकती है। क्या ये अलग अलग होते हैं? अरमान ने नासमझी से पूछा। मेरी राय में तो हाँ। प्यार स्थायी होता है, जो कभी कभी किसी बात पर कम भी हो जाता है, जिसमें तुम कभी अपने हमसफर पर गुस्सा दिखा देते हो। भावनात्मक जुड़ाव होते हैं जो समय के साथ बढ़ते या घटते रहते हैं। वेद जी मुस्कुरा कर बोले, फिर रुककर अरमान के चेहरे पर नजरें गड़ाए बोले, इश्क मोहब्बत बहुत गहरी भावना होती है जो वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है, जो दो अजनबियों को इतने गहरे रिश्ते से जोड़ देती है, मानो वो बरसों से साथ हो। जब किसी से मोहब्बत होती है तब उस इंसान का हंसना देख तुम मुस्कुरा देते हो, जब उसे रोते हुए देखते हो तो खुद उदास हो जाते हो। हर वक्त बस यही सोचते हैं कि कैसे वो अपने हमसफर को, अपनी मोहब्बत को खुश रख सके, कैसे उनकी हिफाजत कर सके, कैसे उन्हें दुनिया भर की खुशियां दे, कैसे ये सारी दुनिया ही उनके कदमों में रख दें। वेद जी ने प्यार, इश्क और मोहब्बत के बारे में काफी संक्षिप्त विवरण के साथ उसे समझाया। अरमान बिना कुछ कहे बस उनकी बात सुन रहा था। बात सुनते समय वो महसूस कर सकता था कि वो सच में कहीं न कहीं आशी को देख यही सब सोच रहा था, फील कर रहा था। उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए होंगे। रात गहरा चुकी है, तुम्हें भूख भी लगी होगी, तो वो रखा खाना और वो रही एक और चरपाई। अगर परेशानी न हो तो वहां पर आराम कर लेना, और कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं बाहर ही हूँ। वेद जी ने बारी बारी 2 जगह इशारा करके कहा। होश कब तक आएगा? उनकी बात को नजरअंदाज कर अरमान में अपना सवाल किया। सुबह ही होश आएगा, क्योंकि वो चोट की वजह से बेहोश हुई थी, फिर लेप भी लगाया है जिसमें नींद की औषधि मिली हुई है। सुबह तक जख्म भी कुछ ठीक हो जाएंगे, वेद जी ने बताया, और फिर वहां से बाहर की ओर चले गए।
अरमान का कुछ भी खाने का मन नहीं था। घूम फिरकर उसके दिमाग में कुछ देर पहले आशी का जख्मी शरीर आ रहा था। इसी के साथ शानवी का भी। कुछ ऐसे ही तो शानवी पर भी हंटर बरसाए थे उसने। न जाने क्यों लेकिन आज उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, खुद से नफरत हो रही थी। शायद इसे ही कर्मा कहते हैं। बुझी आवाज में आशी की ओर देख वो बोला। यूं ही काफी देर तक वो खड़ा आशी के चेहरे को देखता रहा, फिर जाकर वहां मौजूद चरपाई पर बैठ गया। न तो इस वक्त उसका कुछ खाने का मूड था, न ही सोने का। उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था, जो अब सीधा सुबह पता चलने वाला था। क्या अभिमान अपने जज्बात समझ पाएगा? क्या वो आशी को स्वीकार कर पाएगा? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए विलेनिस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 116। वेद जी ने अरमान को प्यार और इश्क के बारे में इतने अच्छे से समझाया कि वो बस उसी के बारे में सोचता रह गया। वो महलों का शहजादा आज एक कुटिया में बैठा हुआ था। वो एसी में रहने वाला आज बिना पंखे के रुका हुआ था। जो वीआईपी लोगों से भी ढंग से बात नहीं करता था, वो आज एक वेद से इतनी बात कर गया। जिसके पैरों में महंगे महंगे जूते होते थे, वो आज किसी के लिए जमीन तक पर बैठ गया था। वो किंग साइज बेड पर सोने वाला आज एक चरपाई पर बैठा हुआ था। किसी लड़की को एक नजर उठाकर न देखने वाला आज उसके सामने लेटी बेजान सी लड़की से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। ऐसा नहीं था कि अरमान मजबूरी में यहाँ रुका हुआ था। अगर वो चाहता तो सुबह ही यहाँ से चला गया होता, लेकिन आशी को देख बस उसे ही देखते रहना का मन कर गया। जिसके बाद वो उस जगह भी रह लिया जिसके बारे में उसने कभी सुना नहीं था। कब रात छटी, कब सवेरा हुआ, पता ही नहीं चला। अरमान रात भर बैठा बस आशी को देखता रहा और कुछ सोचता रहा। क्या तुम सोए नहीं थे? कुटिया में वापस आते हुए वेद जी ने पूछा। अभिमान, जिसका ध्यान अब भी आशी पर ही था, वो वेद जी की आवाज सुन उनकी ओर पलटा और बिना किसी भाव के बोला, नींद नहीं आई? महबूब को ऐसी हालत में देख पलके न झपके, फिर तुम्हें नींद भी कैसे आती? वेद जी आशी के चेहरे की ओर देखकर बोले। उनकी बात सुन अरमान ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उसकी वो हमेशा खाली रहने वाली आंखें आज बहुत कुछ कह रही थी, जिसे देख वेद जी बोले, मोहब्बत की खबर खुद को बाद में लेकिन जमाने को पहले हो जाती है। तो कब मान रहे हो कि तुम आशी से पहली नजर में ही मोहब्बत कर बैठे हो? अरमान ने उनकी बात सुन अपनी नजरें फेर ली, लेकिन आशी का नाम सुन उसे अपने दिल में गुदगुदी सी लगने लगी। अब ये मानते नहीं, वो बात अलग है। ये सब छोड़िए, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अरमान ने वेद जी की बात को अनसुना करके कहा। कैसी मदद? वेद जी ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखकर पूछा। क्या मुझे यहाँ फोन मिल सकता है? मेरे फोन खराब हो गया है। अगर किसी का फोन मिल जाए तो मैं अपने किसी आदमी को यहाँ बुला लूंगा, सपाट लहजे में अरमान ने कहा। उसकी बात सुन वेद जी उदासी से बोले, फोन तो मिल जाएगा, लेकिन क्या तुम आशी को यहाँ छोड़ जाओगे? आशी को देख उन्होंने पूछा। बिल्कुल नहीं, अरमान ने आशी की ओर देख सपाट लहजे में जवाब दिया। ये अच्छी बात है, तुम रुको, मैं कहीं से फोन का इंतजाम करता हूँ। इतना बोल वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अरमान आशी के पास ही खड़ा रहा। तभी उसे आशी की उंगलियां हिलती और आंखें फड़फड़ाती हुई नजर आई। आहिस्ता से आशी ने अपनी आंखें खोली तो वो सीधा अरमान की नजरों से जा मिली। आशी को होश में देख अरमान को काफी राहत महसूस हुई, जो उसके चेहरे पर ही दिख रही थी। ध्यान से लेटी रहो। आशी अपनी जगह से उठने को हुई कि अरमान के उसके कंधे पकड़ उसे रोक दिया। उसकी आवाज काफी नरम और आशी के लिए फिक्रजदा थी। मैं ठीक हूँ, आशी ने आहिस्ता से कहा। उसकी बात सुन अरमान हल्के गुस्से से बोला, वो तो दिख रहा है मुझे।
चुपचाप यही लेटो। आशी को वापस लिटाते हुए वो बोला, मुझे पानी पीना है। अरमान के जबरदस्ती लिटाने की वजह से वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, अगर पानी ही पीना था तो पहले बोल देता। रुको मैं देता हूँ। दोबारा नरम लहजे में उसके कहा। आशी को वही छोड़ वहां रखे एक मिट्टी के घड़े से पानी निकल आशी की ओर बढ़ा दिया। हाथ में भी चोट लगने की वजह से आशी को ग्लास पकड़ने में दिक्कत आ रही थी, जिसे देख अरमान ने खुद ही पानी का ग्लास उसके होंठ से लगा दिया। आशी पानी न पीकर हैरानी से अरमान को देखने लगी। उसे ऐसा करते देख अरमान ने आंख से आशी को पानी पीने का इशारा किया। तब जाकर 2-4 घूंट उसने पानी के पिए। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? ग्लास को एक साइड रख, वो आशी की फिक्र करते हुए फिक्र से बोला। आशी की तरफ से कोई जवाब न पाकर अरमान ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बड़े ध्यान से आशी के चेहरे को पकड़ घुमा घुमा कर उसने चेक किया तो जख्म सूख गए थे। अचानक ही उसकी नजर आशी की नजरों से जा मिली, जिन्हें देख वो उन्हीं में गुम हो गया। आशी को कुछ बोलने के ही होश के नहीं थी। अरमान को अपने इतने करीब देख ही उसे सांप सूंघ गया था। वही अरमान आशी की आंखों में खोता जा रहा था। आप कैसी तबीयत है बिटिया? कुटिया में आते हुए वेद जी ने पूछा। उनकी आवाज सुन दोनों मानो नींद से जागे हो। अरमान ने जब खुद को आशी के चेहरे के इतने करीब देख तब झट से पीछे हो गया। वही आशी के गालों पर लाली उतार आई थी। तुम क्या कर रहे थे? अरमान के बगल में आकर वेद जी ने सवालिया निगाह से उसे देख पूछा। वो मैं। अरमान उनकी बात का जवाब दे पाते कि उससे पहले ही आशी बोल पड़ी। वो मेरे जख्म देख रहे थे। तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा इसके जख्मों से? खैर ये लो फोन। हाथ में पकड़े फोन को आगे बढ़ा। हल्की नाराजगी से वेद जी अरमान से बोले, आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? मुझे वापस वही छोड़ दीजिए। कार में बैठी एक लड़की रोनी सूरत बनाकर बोल रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। ड्राइविंग सीट पर बैठा इंसान तो मानो अपने कान में रुई डाले बैठा हो। कौन होंगे ये दोनों? क्या अरमान आशी को अकेला छोड़ देगा? चैप्टर 117 मेरी दुनिया में चलना होगा। अरमान की बात मान वेद जी से उसे फोन लाकर दे दिया था। कहीं न कहीं वो उससे नाराज भी थे, क्योंकि वो न तो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाह रहा था और न ही वो आशी की हेल्प के लिए कुछ करना चाह रहा था, जिसे देख वेद जी उससे नाराज हो गए थे। फोन लेकर अरमान कुटिया से बाहर गया और किसी को कॉल किया। कुछ देर बाद बात कर वो वापस अंदर आया। क्या आप जा रहे हैं? आशी ने अरमान से पूछा। हम। उसने बस एक टूक जवाब दिया। फिर वेद जी की ओर फोन बढ़ाकर बोला, थैंक यू। जिसके जवाब में वेद जी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ से फोन ले लिया। अब तबीयत कैसी है? आशी की ओर देख अरमान ने पूछा। मैं ठीक हूँ, उसने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। वेद जी की ओर पलट अरमान ने कहा। आशी बेटी, तुम हाथ मुंह धो लो, दोबारा लेप लगा दूंगा। अरमान की बात पूरी तरह इग्नोर कर वेद जी अरमान से बोले। जी। अपनी जगह से उठते हुए आशी ने कहा। रुको डॉट। आशी को उसकी जगह पर ही रोकते हुए अरमान ने कहा। आशी और वेद जी उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। अरमान वहां से बाहर की ओर गया और वापस आया तो उसके हाथ में एक कटोरा था, जिसमें उसने पानी भरा हुआ था। उसने वहां रखे एक साफ कपड़े को उठाया और आशी के सामने खड़ा हो गया। कपड़ा पानी में भिगो पर उसने जैसे ही आशी के जख्म साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, इतने में आशी बोल पड़ी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। अरमान के सामने हाथ कर आशी ने कहा। चुपचाप बैठो, मैं कर रहा हूँ।
आशी को डपटते हुए अरमान ने कहा, जिसके बाद आशी शांति से अपना हाथ पीछे कर बैठी रही और अरमान उसके चेहरे और हाथ पर लगे लेप को हटाकर साफ करने लगा। अरमान को ये सब करते देख वेद जी देख रहे थे। उन्हें अरमान का ये रवैया समझ नहीं आ रहा था। इतनी देर में अरमान ने आशी के जख्म साफ कर दिए थे। वो कटोरे को उसकी जगह पर रख कर आया कि इतने में वही फोन बज पड़ा जो उसे वेद जी ने दिया था। फोन बजते सुन उसने वेद जी के हाथ से वापस फोन लिया और बाहर जाकर बात करने लगा। इतनी देर में वेद जी ने आशी के जख्मों पर दोबारा लेप लगा दी थी। अरमान फोन पर बात करके वापस आया और बोला, हमें जाना होगा। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट और आदेशात्मक थी। उसका कहना सुन दोनों ने सवालिया नजरों से उसे देखा। खुद पर दोनों की सवालिया नजरें देख वो दोबारा बोला, बाहर गाड़ी आ गई है, हमें चलना चाहिए। हमें या तुम्हें? हमें शब्द पर जोर देकर वेद जी बोले, हमें जाना है। आशी की ओर इशारा कर उसने कहा। आशी को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वेद जी आंखें फैलाए उसकी बात का यकीन करने की कोशिश करने लगे। क्या तुम सच कह रहे हो? थोड़ा इमोशनल आवाज में उन्होंने अरमान से पूछा। हम थैंक यू गाइड करने के लिए, धीमी आवाज में अरमान ने जवाब दिया। क्या बातें कर रहे ही आप लोग? दोनों को आपस में बात करते देख आशी ने पूछा। यही कि तुम्हें यहाँ से कैसे लेकर जाना है? अरमान ने आशी को देख कहा। मैं? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आशी ने माथे में बल डाले पूछा। मेरे साथ, मेरी दुनिया में, जुनूनी अंदाज में अरमान ने कहा। नहीं, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, पैनिक करते हुए आशी ने कहा। जाना तो पड़ेगा, अपनी मर्जी से या मेरी जबरदस्ती से? आशी की ओर कदम बढ़ाते हुए अरमान बोला। वेद जी आप कुछ कहते क्यों नहीं? विनती भरी आंखों से वेद जी की ओर देख आशी बोली। क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम चिंता मत करो, वेद जी ने अरमान का पक्ष लेते हुए कहा। ये आप? वेद जी की बात सुन आशी कुछ कह पाती कि उससे पहले वेद जी बोले। जितना दर्द बिना किसी बात के इतनी सी उम्र में झेल लिया है तुमने, अब उससे कहीं गुना ज्यादा सुकून की हकदार हो तुम। मुझे काका भी मानती हो तो आज ये बात भी मान लो। यह सब मैं संभाल लूंगा, बस तुम इसके साथ चली जाओ। अगर तुम नहीं गई तो तुम्हें बादल से शादी करनी पड़ जाएगी, वेद जी ने आशी को समझाते हुए कहा। लेकिन दोबारा आशी कुछ कहने को हुई कि इतनी देर में अरमान ने उसे सीधा अपनी बाहों में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, अरमान की बाजुओं पर मारते हुए आशी बोली। लेकिन अरमान के विशाल शरीर पर आशी के चुहिया जैसे हाथ क्या ही असर करते। अरमान ने सब कुछ नजरअंदाज कर आशी को लिए सीधा उसी जगह गया जहां उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। इस बीच आशी ने खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अरमान जब थोड़ा बाहर की ओर आया तो वहां उसके आदमी कार लिए खड़े थे। अरमान ने आशी को पैसेंजर सीट पर बैठा दिया, साथ ही सीट बेल्ट भी लगा दी और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बाकी गार्ड दूसरी गाड़ियों में तैनात हो गए। अरमान कार ड्राइव कर रहा था और आशी छटपटा रही थी। वो बार बार बस एक ही बातें बोली जा रही थी। आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? मुझे वापस वही छोड़ दीजिए। रोनी सूरत बनाकर आशी बोल रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। ड्राइविंग सीट पर बैठा अरमान तो मानो अपने कान में रुई डाले बैठा हो। उसे न कुछ सुनाई पड़ रहा थे और न ही दिखाई दे रहा था। क्या अरमान आशी को अकेला छोड़ देगा? चैप्टर 118 आशी शहर में। अरमान आशी को अपनी गोद में उठाए उस जगह आ गया जहां वो आशी को मिला था।
उसी जगह उसके आदमी एक नई काली चमचमाती कार के पास खड़े थे। अभी तक अरमान की गोद में छटपटाती आशी अब शांति से आंखें फाड़े उस कार को देख रही थी, साथ ही महंगे सूट पहने आदमियों को। अरमान आशी को लेकर कार के पास आया कि उसके एक आदमी ने कार का डोर खोल दिया। उसने आशी को उसमें बैठा दिया, जिसमें आशी ने काफी आनाकानी की। कार लॉक कर वो वेद जी की ओर मुड़कर बोला, आज से ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर कभी मिलने का मन करे तो इन्हें बता दीजिएगा। मेरे 2 आदमी आज से आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए यही रहेंगे। जितना कुछ आपने मेरे लिए किया है, मैं कोशिश करूंगा उससे ज्यादा आपकी मदद करने की। अपने पीछे खड़े आदमियों को और इशारा कर उसने कहा। कार में बैठी आशी सब सुन रही थी। ये सुन वो हैरान भी हुई। उसे समझ नहीं आया आखिर क्यों अरमान उसे यहाँ से लेकर जा रहा है। उसे कहीं न कहीं वेद जी और धीरज की टेंशन भी थी कि कहीं उसके गायब होने पर बादल या उसकी सौतेली मां रचना वेद जी को कुछ करना दे। लेकिन अरमान की आखिरी बात सुन उसे कुछ राहत हुई कि वो वेद जी के लिए 2 लोगों को यहाँ छोड़ रहा है। इनकी जरूरत नहीं है। तुम सही फैसला ले रहे हो, मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों के साथ, मुस्कुरा कर वेद जी ने कहा। वैसे तो वो गार्ड्स के लिए मना करना चाहते थे, लेकिन फिर रुक गए। ये सोच कहीं अरमान नाराज न हो जाए और आशी को यही छोड़ ना जाए। ये यहीं रहेंगे। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए आदेशात्मक अंदाज में अरमान ने कहा। कार स्टार्ट कर वही खड़े बॉडीगार्ड से बोला, जो बोला है वो हो जाना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी बॉस, अरमान की बात समझ उस बॉडीगार्ड ने कहा। आप मुझे यही छोड़ दीजिए, नहीं जाना मुझे कहीं। आपके ऐसा करने से बहुत कुछ बिगाड़ जाएगा। आशी ने अरमान को कार को मोड़ते देख विनती भरे लहजे में कहा, जिसके बदले में उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस कार लॉक की ओर ड्राइविंग करने लगा। वही वेद जी और अरमान के दोनों बॉडीगार्ड उन्हें जाते हुए देखते रहे। जब अरमान की कार उनकी आंखों से ओझल हुई तब जाकर वो लोग वहां से गए। कुछ देर बाद अरमान उस जंगली इलाके से बाहर आ गया था। इस दौरान आशी बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठ सकी थी। वो पूरे रास्ते बस अरमान से यही कहती रही कि वो उसे न लेकर जाए, वापस छोड़ दे। लेकिन अरमान पर तो कोई असर न हुआ। वो बस चुपचाप कार ड्राइव करता रहा। आखिर में आशी ने भी हार मान ली। कार के शीशे से टेक लगाए वो अरमान का शांत चेहरा देखती रही। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद अरमान की कार एक लग्जरिया हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। आशी ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो हैरानी से आंखें बड़ी कर ली। ये क्या है? धीमी आवाज में आंखें और मुंह फाड़े आशी ने पूछा। बाहर आकर खुद ही देख लो। आशी की ओर का दरवाजा खोलते हुए अरमान बोला। मैं अब कहीं न जाऊंगी। आशी ने मुंह फेरते हुए इनकार कर दिया। इस योर विश। इतना बोल अरमान ने बिना समय जाया करे आशी को दोबारा अपनी गोद में उठा लिया है। ये क्या कर रहे हैं आप? अचानक हुए इस मूव से आशी डर के मारे अरमान के गर्दन के आर पार घेरा बनाकर गुस्से और डर के भाव में बोली, जिसका अरमान रॉय पर कोई असर नहीं हुआ। वो आशी को अंदर लेकर चला गया तो उसे देख समझ आया कि वो कोई हॉस्पिटल था, जो दिखने में ही किसी 5 स्टार होटल को मात दे रहा था। खैर अरमान आशी को लेकर सीधा एक डॉक्टर के केबिन में चला गया। डॉक्टर शायद किसी पेशेंट की फाइल रीड करने में बिजी थी। अचानक आए किसी इंसान की वजह से उसे डिस्टर्ब हो गया। वो बिना सिर उठाए गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है? बिना परमिशन केबिन में आने की हिम्मत कैसे? वो डॉक्टर आगे कुछ कह पाती कि सिर उठा उसने सामने खड़े अरमान को देखा तो उसे सांप सूंघ गया। सर आप। अपनी चेयर से उठ वो डॉक्टर झट से बोली। छेक हर।
डॉक्टर की बात को नजरअंदाज कर अरमान ने आशी की ओर इशारा करके कहा। डॉक्टर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कभी अरमान को देखती तो कभी आशी खुद की, और डॉक्टर को ऐसे देखते पाकर अरमान अपनी सर्द आवाज में बोला, अगर मुंह दिखाई कर ली हो, इनके फर्स्ट एड करो। आशी की ओर इशारा करते हुए अरमान ने कहा, जी जी सर। वो डॉक्टर हड़बड़ाते हुए बोली, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? आशी ने अरमान की ओर देख पूछा। लेकिन अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस डॉक्टर को इशारा कर दिया। आशी अरमान का ऐसा बर्ताव देख चिढ़ गई। वही डॉक्टर आराम से आशी के बैंडेज करने लगी। कुछ देर बाद वो इस काम से निफराम हो गए तो अरमान आशी का हाथ पकड़ वहां से बाहर चल गए। डॉक्टर तो हैरत से बस मुंह फाड़े रह गई। उसके जाने के बाद उसने चैन की सांस ली। अब कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? आशी ने जरा सा मुंह बनाकर पूछा। खाना खाने, अरमान ने छोटा सा जवाब दिया। आशी को उसकी जगह पर बैठा कर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी बढ़ा दी सड़क पर। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद उनकी कार एक महंगे और काफी लग्जरियस मॉल के सामने आकर रुकी। ये मॉल अरमान का ही था। वो कार से निकल आशी का हाथ पकड़ बाहर निकल गया और सीधा बढ़ गया फूड काउंटर की ओर। अरमान के आने की वजह से पूरा मॉल इस वक्त खाली करवा दिया था। आशी ये सब पहली बार देख रही थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह कभी इधर तो कभी उधर सब कुछ देख रही थी। वैसे तो अरमान सीधा देख चल रहा था, मगर फिर भी वो अपनी तिरछी नजरों से आशी को देख ले रहा था। फूड काउंटर में आकर उसने आशी को एक जगह बैठ दिया। आशी का ध्यान अब भी उस पूरे मॉल को देखने में था और अरमान का उसे देखने में। कुछ देर में उनके खाना के लिए खाना भी आ गया। मुझे ये सब नहीं खाना, बस वापस जाना है। आशी ने दोबारा वही जिद की। खाओ। निवाला बनाकर आशी के सामने हाथ बढ़ा अरमान बोला। अरमान ने अनुमान एफ लिया था कि आशी जंक फूड शायद नहीं खाती थी, इसलिए उसने सादी इंडियन थाली मंगवाई जो आशी को खाने में आसानी होती। उसकी गहरी आंखों को देख आशी अब मना न कर सकी। चुपचाप वो खाना खाने लगी। अरमान ने खुद कुछ नहीं खाया। सारा ध्यान आशी को खाना खिलाने में था। कुछ देर बाद उन लोगों ने खाना खत्म किया तो अरमान दोबारा आशी का हाथ पकड़ उसे खड़ा करते हुए बोला, चलो अब कहाँ जाना है? आशी ने माथे में बल डाले पूछा। आप लोग प्लीज आशी को ऐसे हिट न करें, वो अभी नहीं आई है। जल्द ही आप लोगों के साथ एडजस्ट हो जाएगी। बाकी रही की कहानी बस इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूम रही है, तो मैं सारी चीजें क्लियर कर आगे लिखने की कोशिश करती हूँ। बाकी आगे से ध्यान रहेगा डॉट की सबको साथ में लेकर चलूं। क्या अरमान आशी का साथ हमेशा दे पाएगा? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 119। तुम्हें रॉय मेंशन आना होगा। अरमान ने आशी को हॉस्पिटल से बैंडेज करवा दी थी और फिर उसे लेकर मॉल आ गया, जहां उसने पहले आशी को फूड काउंटर में ले जाकर खाना खिलाया। क्योंकि आशी के गांव से निकले दोनों को काफी देर हो चुकी थी और सुबह से कुछ खाए पिए भी नहीं थे, इसलिए वो आशी को पहले कुछ खिलाने ले आया था। खाना खाने के बाद अरमान दोबारा आशी का हाथ पकड़ उसे उठने को बोला। चलो अब कहाँ जाना है? आशी ने माथे में बल डाले पूछा। चलो चुपचाप, उसने ऑर्डर देते हुए कहा। आप क्यों ये सब कर रहे हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे वापस छोड़ दीजिए। वो लोग बहुत खतरनाक है। आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? बोलते बोलते आशी की आंखें नम हो गई थी, जिसे देख अरमान बिना आशी को खड़े किए उसकी ओर झुक उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम कर बोला,
लिसन ओएसिस, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे होते हुए अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। रही बात उन लोगों के खतरनाक होने की, तो यकीन मानो वो लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं होंगे। उनकी कोई औकात, कोई पावर नहीं है। जब तुम मुझे जानोगी तुम समझोगी कि कौन कितना खतरनाक है। सो जस्ट रिलैक्स। बड़े प्यार से उसने आशी को समझाया। आशी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसका दिमाग अरमान की इतनी करीबी की वजह से ही ब्लैंक हो गया था। वो बस पलके झपकाए उसे देख रही थी। चलो अब उठो। सीधा खड़े होते हुए अरमान ने आशी से कहा, जिसके साथ वो भी उठ खड़ी हुई। एक बात पूछूं? अरमान के चेहरे पर नजर टिकाए आशी ने पूछ। हम। आशी की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए अरमान बोला, ये OA.C ओएसिस क्या होता है? नादानी से आशी ने थोड़ा हिचक कर उससे सवाल किया। ओएसिस का मतलब? अरमान थोड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर वो कैसे आशी को समझाए। फिर उसे शब्द मिल गए कि कैसे आशी को समझाना है। वो आशी की ओर देखकर बोला, ओएसिस का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पानी होता हो, जैसे कि जंगल में एक छोटा सा तालाब या किसी वादियों में झरना, जिसे देख हमें सुकून, आराम मिलता हो, जिसे देख हम कभी बोर न हो, जिन्हें देख बस हम उसी में गुम हो जाए। तो क्या मैं भी वही हूँ? आशी ने दोबारा नादानी से सवाल किया। हम। अरमान ने बस एक टूक जवाब दिया। इसके बाद वो दोनों वहां से बाहर चले गए। अब अरमान आशी का हाथ पकड़ उसे लेडीज सेक्शन की ओर ले आया, जहां एक से बढ़कर एक कपड़े, ज्वेलरी, बैग्स, सैंडल्स और लड़कियों की जरूरत का सारा सामान मौजूद था। इतने सारे कपड़े, चप्पल और बैग भी। आशी वहां तरह तरह के कपड़ों और बाकी के सामानों को देखकर हैरानी से बोली, जो कुछ भी पसंद आए बस उस पर उंगली रख देना। अरमान ने आशी को देखकर कहा, क्यों? और वैसे हम यहाँ आए क्यों है? यहाँ तो आपके मतलब के कपड़े भी नहीं है। आशी ने सवाल किया। क्योंकि हम यहाँ तुम्हारे लिए सामान लेने आए हैं। अरमान ने बिना आशी की ओर देखे कहा। क्या? लेकिन क्यों? आशी हैरानी से चिल्लाई। क्योंकि मैंने कहा है। वहां चारों ओर नजर घुमाते हुए अरमान ने कहा। लेकिन क्या जरूरत है? मुझे ये सब नहीं लेना है। वैसे भी मेरे पास बहुत कपड़े हैं, आप बस मुझे मेरे गांव छोड़ आइए। आशी ने शॉपिंग करने से नकारते हुए दोबारा अपने गांव जाने की जिद की। चुप एकदम। तुम्हारे मुंह से मैं दोबारा वहां जाने की बात न सुन लूं। अरमान गुस्से में आशी पर चिल्लाया। बार बार जाने की बात सुन वो किलस चुका था। वो आशी को खुद से दूर जाने देने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, लेकिन आशी बार बार जाने की ही जिद कर रही थी, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। उसके चिल्लाने की वजह से आशी डर से सहम गई और सिर झुका ली। अब उससे कुछ नहीं कहा गया। अरमान ने जब उसको ऐसे देखा तो खुद पर मन ही मन बहुत गुस्सा किया। अपना गुस्सा कंट्रोल कर अरमान नरम लहजे में बोला, इधर देखो। उसके बोलने के बाद भी आशी ने सिर नहीं उठाया, इसलिए दूसरी बार अरमान ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, इधर देखो। इस बार आशी ने डरते हुए अपना सिर उठाकर अरमान की ओर देखा। उसकी आंखें नम हो रही थी। आशी की नम आंखें देख अरमान मन ही मन खुद पर गुस्सा किया। फिर आशी के चेहरे को अपने हाथ में थाम बोला, सॉरी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? तुम्हें अब वहां वापस नहीं जाना है। अब से तुम मेरे साथ रहोगी। वो गांव, वहां के लोग सब भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि अब से मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। बड़े प्यार से अरमान ने आशी को समझाया। फिर थोड़ा रुक वो आगे बोला, अब तुम्हें यही रहना है,
इसलिए कपड़े और बाकी जरूरी सामान भी लेना होगा। चलो मैं तुम्हें सब कुछ दिलवाता हूँ। आशी के चेहरे से हाथ हटा। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए अरमान ने कहा। आशी ने अब भी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप नजरें इधर उधर करती रही। अरमान ने एक नजर उसे देखा और फिर उसे लेकर आगे बढ़ गया। तुम सच में कुछ नहीं लोगी? अरमान ने आशी की ओर देख एक बार और पूछा, जिसके बदले में आशी ने अपना चेहरा फेर लिया। अरमान ने गहरी सांस ली और एक चुटकी बजाई। उसके ऐसा करते ही वहां 4-5 लड़कियां आ गई। यहाँ मौजूद सारा सामान पैक कर दो। सब कुछ। अरमान ने अपनी सख्त आवाज के ऑर्डर देते हुए कहा, जिसे सुन वो लड़कियां और आशी हैरानी से आंखें और मुंह फाड़े उसे देखने लगी। लीव। उन लड़कियों को वहां से न हिलते देख वो एक बार फिर अपनी सर्द आवाज में बोला, जिसे बाद वो सब वहां से चली गई। तभी आशी ने हैरानी और परेशानी के मिले जुले भाव के साथ उससे पूछा, ये सब आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेरा मन है। उसने बिना आशी की ओर देखे कहा। लेकिन क्यों? इतने सारे कपड़े और ये सब क्यों ले रहे हैं आप? आशी अरमान के सामने आकर पूछी। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। उसने आशी की ओर देख कहा। आप क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो? मैं आपके लिए बस अनजान हूँ और आप इस अनजान पर इतना पैसा खर्च मत करो। आशी उदास होकर बोली। अनजान नहीं हो तुम? उसने आशी से कहा। फिर अपने मन में बोला, अब जान बन चुकी हो। इतनी जल्दी कैसे क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन अब से तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तो कौन हूं मैं? आशी ने नासमझी से उससे सवाल किया। बहुत खास, उसने छोटा सा जवाब दिया। तभी उसकी नजर वहां पर लगे एक ऑर्गेंजा अनारकली फुल स्लीव सूट पर गई। बेबी पिंक कलर के उस अनारकली सूट पर डार्क पिंक कलर के फ्लावर और ग्रीन कलर के लीव्स बने हुए थे। नेक और बॉटम पर वाइट कलर की पतली फ्लोरल लेहस, सेम डिजाइन का दुपट्टा, साथ ही वाइट कलर का ट्राउजर। अरमान की उस सूट से नजरें नहीं हटी। वो आशी को उसी जगह छोड़ उस सूट को लेने बढ़ गया। हैंगर से उस सूट को निकाल वो आशी के सामने बढ़ा दिया। क्या? आशी सवालिया नजरों से देख उसे पूछी। इसे पहन कर आओ, आराम से नर्म लहजे में अरमान ने कहा। क्यों? आशी ने दोबारा सवाल किया। तुम इतना सवाल क्यों करती हो? चिढ़ते हुए अरमान ने पूछा। क्योंकि आप मुझे सही से कुछ नहीं बताते, आशी ने नाक सिकुड़ते हुए कहा। अब जाओ। अरमान ने इशारा से उसे जाने को कहा। वो मना करने को हुई, लेकिन अरमान की आंखें देख चुपचाप उसके हाथ से उस सूट को ले लिया। अरमान ने उसे चेंजिंग रूम दिखाया और बाहर वेट करने लगा। वहां मौजूद सेल्स गर्ल ये सब हैरानी से देख रही थी, क्योंकि अरमान का बर्ताव हर कोई जानता था। इसलिए इसे देख वो बेचारियां सदमे में जा रही थी। खैर कुछ देर बाद आशी कपड़े चेंज करके बाहर आई, जिसे देख अरमान बस उसे देखता ही रह गया। वो लगी इतनी प्यारी रही थी। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? अरमान को खुद की ओर ऐसे देखते पाकर वो अपना दुपट्टा सही करते हुए पूछी। बहुत प्यारी लग रहे हो, अरमान ने आशी के गाल पर हाथ रखकर कहा। कुछ कमी है लेकिन? आशी को ऊपर से नीचे तक देख अरमान ने कहा। फिर उसका हाथ पकड़ फुटवियर सेक्शन में चला गया। तभी वहां उसकी नजर एक वाइट कलर की बेली पर गई, जिस पर वाइट और गोल्डन कलर के पल लगाए हुए थे। अरमान ने उस बेली को उठाया और आशी के सामने पंजों के बल बैठ गया। ये क्या कर रही हैं आप? आशी हैरानी से पीछे होकर पूछी। पहनो इसे। अरमान ने एक बेली उसकी ओर बढ़ा दी। पहले तो आशी उसे देखने लगी, फिर बेली पहन ली। उसे बेली पहनाने के बाद वो वापस खड़ा हो गया। घूमो। अरमान ने आशी के बाजुओं को पकड़ उसे घुमाते हुए कहा।
क्या हुआ है? आशी डरते हुए पूछी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी रहो। अरमान आशी को वही छोड़ दूसरी ओर जाते हुए बोला। आशी बेचारी अरमान की बात माने वैसे ही खड़ी रही। अरमान जब वापस आया तो उसके हाथ में कंघा और रबर बैंड था। उसने बड़े आराम से आशी के बाल खोले और उसके बालों को सुलझाने लगा। इस बीच उसने पूरा ध्यान रखा कि वो आशी की चोट न दुखा दे। बाल सुलझाकर उसने आशी के बालों को ढीले ढीले बल देते हुए गूंथ दिया और रबर बैंड लगा दी। परफेक्ट। आशी को अपनी ओर करके उसने कहा। आपको चोटी भी बांधनी आती है? आशी हैरानी से पूछा। हाँ, बचपन में अपनी बहन के बाल बांधता था। ये कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही चमक नजर आ रही थी। अरमान के ऑर्डर अनुसार वहां का सारा सामान भी पैक कर दिया गया था, जो उसी के गार्ड्स उठाकर कार में रख दिए थे। अरमान भी आशी का हाथ पकड़ वहां से चला गया। शस्त्र विला। सुबह से दोपहर नॉर्मल ही गुजरी थी। शस्त्र अपने ऑफिस गया हुआ था और शान्वी इस सोच के गुम थी कि वो मिसेज रॉय को क्या गिफ्ट दे। वैसे तो उसने सोच रखा था, लेकिन कुछ नए अंदाज में देना चाहती थी। वो अपने रूम में बैठी ये सभी सोच रही थी कि उसे कुछ ध्यान आया। उसने अपना फोन निकाला, उसमें से किसी का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही वो बोली। हाय, मैं शान्वी बोल रही हूँ। मैंने एक जरूरी काम से तुम्हें कॉल किया है। कैसा काम? दूसरी तरफ से पूछा। एक एड्रेस भेजूंगी, तुम्हें वहां आना होगा। शान्वी ने सपाट लहजे में कहा। किसके यहाँ? दूसरी तरफ से पूछा गया। रॉय मेंशन, गंभीर आवाज में शान्वी बोली। क्यों? दोबारा दूसरी तरफ से पूछा गया। मैंने कह दिया है, तुम्हें आना है। शान्वी गंभीर लहजे में ही बोली। मुझे नहीं आना वहां, डॉट कहीं बात न बिगाड़ जाएगी। दूसरी तरफ से परेशानी में कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना। आना है मतलब आना है। कोई बकवास या बहाना नहीं चलेगा। शान्वी ने ऑर्डर देते हुए कहा और बिना दूसरी तरफ के शख्स की बात सुने कॉल कट कर दिया। सोफिया। सोफिया डॉट। उसने कॉल कट ही किया था कि इतने में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई।